स्टूडेंट कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। सो स्टूडेंट्स, पीवाईक्यू की सीरीज में हम आज बात करने वाले हैं डेव बायो की हम बात करेंगे एंड जून 2017 का पीवाईक्यू हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो शुरू करते हैं। सो ये है गेस्ट्रुलेशन के ऊपर है ये क्वेश्चन। इनवर्ड मूवमेंट ऑफ एन expanding outer layer spreading over the internal surface during gastrulation is term of ओके। सो यहाँ पे बात कर रहे हैं जैसे कि ये कुछ गेस्ट्रुलेशन की प्रोसेस होती है, इसमें ये बात कर रहे हैं एक्सपेंडिंग आउटर लेयर स्प्रेडिंग ओवर द इंटरनल सरफेस। देखो यहाँ पे बात करें जैसे ये सेल है ऐसे स्प्रेड कर रही है इंटरनल सरफेस में। सो इस फिनोमिना को हम है वो क्या बोलते हैं, ठीक है। सो यहाँ से सारे ऑप्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। सो इन्वेजिनेशन आप सभी को पता ही है। ड्यूरिंग द गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस, जैसे कि ये इस प्रकार का ब्लास्टोसियोल है वो होता है। सो वहाँ से क्या होता है, यहाँ से जैसे कि स्टार्ट होना है गैस्ट्रुलेशन। सो यहाँ की वाली जो सेल है, वो धीरे धीरे है वो अंदर अंदर जाके ऐसे पाउच काइंड ऑफ पाउच बनाती है। तो इस इन्वेजिनेशन प्रोसेस में पाउच बनता है, ठीक है। सो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है गट फॉर्मेशन। ओके, सो गट का फॉर्मेशन है वो ऐसे। इस प्रोसेस को आप इस प्रकार से समझ सकते हो। आप ऐसा काइंड ऑफ ऐसा बैलून होता है, बैलून, ठीक है। सो बैलून को यहाँ पे ऐसे बंद करके इधर से ऐसे हम कभी है वो इधर से ऐसे अंगुली देकर इसको है वो बैलून को यहाँ तक टच करते हैं, याद है आपको। सो इसको जब हम यहाँ से टच कर रहे हैं ऐसे इधर से अंगुली लगाकर बैलून को, सो ये अंदर जाने वाली जो मूवमेंट है इसको हम बोल रहे हैं इन्वेजिनेशन, ठीक है। तो ये तो स्प्रेडिंग, इसमें मूवमेंट नहीं आ रहा, इन्वेजिनेशन ये तो नहीं होगा आंसर। अब इंग्रेशन क्या होता है? इंग्रेशन प्रोसेस होता है जैसे कि ये एक ब्लास्टोसियोल है, यहाँ वाली कुछ सेल है वो यहाँ से डी अटैच हो जाती है। डी अटैच होकर इधर मूवमेंट करके जैसे कि ऊपर की तरफ है ये डी अटैच जाके या फिर और कोई पैलेस पे जाके है वो जाके अटैच हो जाती है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है न्यूरल क्रिस्ट फॉर्मेशन। ओके, न्यूरल क्रिस्ट फॉर्मेशन है वो इंग्रेशन से होता है। सो यहाँ पे स्प्रेड नहीं हो रहा है, डी अटैच होके माइग्रेट हो रहा है, माइग्रेट सेल हो रहा है। सो इंग्रेशन नहीं होगा, ठीक है। सो ये भी नहीं होगा। सो इन्वोल्यूशन की अगर हम बात करें, इन्वोल्यूशन वो वही प्रोसेस होती है, ठीक है। जैसे कि ये ब्लास्टोसियल हमने शुरू में जो बात की थी, ये ब्लास्टोसियल है, यहाँ की सेल है वो अंदर की लेयर के ऊपर है वो एक बार है वो पूरी स्प्रेड हो जाएगी, ठीक है। और इसी को है वो यही पूछा, स्प्रेड के बारे में ही पूछा है। सो इसका आंसर हो जाएगा इन्वोल्यूशन इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इन्वोल्यूशन का एक बेस्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें, सो न्यूरल ट्यूब है वो इन्वोल्यूशन प्रोसेस से ही है वो बनती है। और इंग्रेशन प्रोसेस से न्यूरल क्रिस्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है इन्फॉर्मेशन, वो याद रखना। सो डीलेमिनेशन क्या होता है? डीलेमिनेशन, देखो आप इस चीज़ डीलेमिनेशन को समझने के लिए आप एक दिमाग में रखो कि आप मान लो आपने एक सर्टिफिकेट है वो लेमिनेट कराया हुआ है, ठीक है। वो पॉलीथीन से लेमिनेट होता है, ठीक है। और अब वो लेमिनेट कराने के बाद में वो अब उसमें हम डिफरेंस ऐसे अच्छे से पता नहीं लगता, वो ऐसे लगता है कि वो एक पेज ही है पूरा विथ विथ लेमिनेट सर्टिफिकेट। वो ऐसे लगता है पतला सा एक पेज ही है, थिन पेज है एक। लेकिन हम कुछ प्रोसेस से मान लो उस लेमिनेट जो कागज़ है उससे है वो वापस से डीलेमिनेट कर दे, वापस से उस जो थिन जो लेयर है प्लास्टिक की उसको अलग कर दे, ठीक है, अपना सर्टिफिकेट को अलग कर दे। सो वो बहुत सारी 2-3 लेयर में अलग अलग हो जाएगा ना। सो वैसे ही है वो एक सिंगल लेयर की जो काइंड ऑफ लेयर होती है सिंगल सेल्स की, वो है वो डिप्लीट हो जाती है, वो अलग अलग हो जाती है, 2 या 2 से 3 ज़्यादा है वो लेयर में अलग हो जाती है, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल है अपना सोमाइट सेल्स। ओके, सो सोमाइट सेल जो किया गया है वो मसल्स वगैरह बनाती है, मसल्स एंड बोन्स, ठीक है।
सो इससे है वो मसल्स और बोन्स है वो बनती है, ठीक है। सो ये भी नहीं होगा, अपना आंसर होगा इन्वोल्यूशन। नेक्स्ट ऑप्शन की अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम, the ability of cell to achieve their respective fate by interacting with other is called as, so वो होगा यहाँ पे कंडीशनल स्पेसिफिकेशन, ठीक है। ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन तो ऑटो इंटरेक्शन पे डिपेंड ही नहीं करेगा, और चाहे उसको इंटरेक्शन से अलग कर दो तभी भी वो वही फेट गेन करेगा जो उसको गेन करना है, ठीक है। सो ऑटोनोमस है वो इंटरेक्शन पे डिपेंड ही नहीं करता है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, और कंडीशनल स्पेसिफिकेशन होगा जो कि डिपेंड करेगा इंटरेक्टिंग पे, ओके। सो इंडक्शन वो प्रोसेस होती है जो किसी चीज़ को इंडक्स करती है, कोई सिग्नल मॉलिक्यूल जैसे सीक्रेट कर दिया किसी, तो उस प्रोसेस को इंडक्शन बोलते हैं। सो ये भी नहीं होगा। एंड जो कंपिटेंस है वो जो कोई सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है जो कि इंडक्शन, कोई सेल ने इंडक्शन की प्रोसेस से एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल दिया है, उस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को एक्सेप्ट करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं, एक्सेप्ट करने की प्रोसेस को कंपिटेंस बोलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे फेट वगैरह का यहाँ पे कोई भी फिनोमिना नहीं आएगा, ठीक है। सो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, the dorsal-most vesital cell of the amphibian embryo that is capable of inducing the organizer is called as nucleus center and marked by the presence of, so nucleus center हमने पिछले वाले PYQ में भी है वो nucleus center एंड ऑर्गेनाइजर के ऊपर क्वेश्चन आया था, उसके बारे में हमने डिटेल नोट्स से पढ़ा था। सो वो पीछे वाला PYQ अगर आप देख चुके हो तो आपको पता ही है कि वहाँ पे है वो बीटा कैट की है वो सिग्नलिंग चलती है, ठीक है। सो ये यहाँ पे आंसर है वो हो जाएगा। नैनो का नहीं होगा, नैनो का तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्लीवेज के ऊपर। सो विच काइंड ऑफ क्लीवेज इज शोन इन द मैमल्स, ओके। सो यहाँ पे मैमल्स के बारे में पूछा, मैमल्स में किस प्रकार का है वो क्लीवेज होता है। सो यहाँ पे उसमें होलोब्लास्टिक है वो योग शेक डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर है वो, उनका एक है वो होलोब्लास्टिक होता है, वो होलोब्लास्टिक क्लीवेज होगा। और मीरोब्लास्टिक तो है वो मीरोब्लास्टिक बर्ड एंड इंसेक्ट में होता है, सो ये तो होगा नहीं मैमल्स के लिए। एंड यहाँ पे होलोब्लास्टिक में से होगा। सो होलोब्लास्टिक जो रेडियल होता है वो एम्फीबियन वगैरह के बारे में है वो होता है। एंड जो होलोब्लास्टिक रोटेशनल है जैसे रेडियल है वो एम्फियोक्सस हो गया उसमें हो गया। सो रोटेशनल है वो होता है मैमल्स में, ठीक है। और जैसे कि होलोब्लास्टिक रेडियल है वो होता है इकाइनोडर्मेट्स हो गया और एम्फियोक्सस हो गया उनमें होता है। और होलोब्लास्टिक अगर स्पाइरल पूछा जाए तो वो होगा फ्लैटवर्म में, एनिलिड्स एंड मोलस्क में। एंड होलोब्लास्टिक अगर बाइलेटरल पूछ लिया जाएगा तो वो होगा ट्यूनिकेट्स में। एंड होलोब्लास्टिक रोटेशनल पूछा जाएगा जो कि यहाँ पे है वो है मैमल्स में होगा, ठीक है। मैमल्स एंड निमेटोड्स में होगा, निमेटोड्स आ जाए तो भी उनमें भी है वो होलोब्लास्टिक रोटेशनल ही होगा, ठीक है। निमेटोड जैसे कि सी एलिगेंस है, ठीक है। एंड ठीक है, तो इसमें ये होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 65 की अगर हम बात करें, ड्यूरिंग एम्ब्रियो जर्मिनेशन in a grass family of an absorptive organ that form interface between the embryo and the starchy endosperm tissue called is, so जो कि starchy एंडो जो एम्ब्रियो है, जो प्लांट का जो एम्ब्रियो है जिससे प्लांट है वो बनेगा, और उस जो एम्ब्रियो जिस बीज से निकल रहा है, जी बीज के अंदर जो स्टार्ची एंडोस्पर्म होगा जिससे है वो न्यूट्रिशन है वो मिलता है एम्ब्रियो को, उसके बीच में ये जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्कूटेलम, ओके। स्कूटेलम उस पार्ट को हम बोलते हैं। सो यहाँ पे सी है वो आंसर है वो हो जाएगा। एंड अगर बात करें कोलियोराइजा का, सो कोलियोराइजा एक प्रोटेक्टिंग लेयर होती है, प्रोटेक्टिंग लेयर ऑफ रूट, ओके। सो प्रोटेक्टिंग लेयर ऑफ रूट होती है, ओके। लेयर ऑफ रूट ऑफ ग्रास और मेज लाइक, ओके, ग्रास मेज लाइक क्रॉप्स।
सो उसकी जो रूट होती है, उसकी प्रोटेक्टिंग लेयर है, वो कोलियोराइजा होती है, ठीक है। एंड कोलियोप्टाइल आपको पता है, ये जो शूट वाला जो एरिया आ जाता है आफ्टर ज़मीन के बाद में जो आता है शूट वाला एरिया, उसको प्रोटेक्टिंग लेयर होती है कोलियोप्टाइल। एंड जो मेसोकोटाइल होती है वो कनेक्टिंग लिंक हम बोल सकते हैं, वाइट काइंड ऑफ शूट लाइक होता है, ठीक है। सो वो जहाँ से है वो देखो, एक और हम बनाते हैं, जैसे कि ये एक यहाँ पे ये एक मान लो बीज है, ठीक है। ये एक बीज है, इसमें एंडोस्पर्म होगा, इससे वो काइंड ऑफ है वो यहाँ पे निकलेगा अपना प्लांट, ठीक है। ये प्लांट है और ये यहाँ पे ज़मीन आ गई, ठीक है। ये ज़मीन आ गई, ये यहाँ पे प्लांट है वो बन रहा है, ठीक है, धीरे धीरे। सो और ये इधर है वो इसकी रूट बन रही है, ठीक है। अब ये वाला जो एरिया यहाँ पे रूट को जो प्रोटेक्टिंग लेयर होगी वो होगी, हमने पहले भी बात की, कोलियोराइजा होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे पहले जो शुरुआती से जो एम्ब्रियो बन रहा है, सो इस एम्ब्रियो और यहाँ पे एंडोस्पर्म के बीच की ये जो कनेक्टिंग लिंक है वो हमने बात की थी, स्कूटेलम था, ठीक है, स्कूटेलम। एंड ये जो इसके बेस के यहाँ से बेस, ये रहा बेस, ठीक है, बेस से यहाँ तक ये जो कोलियोप्टाइल है, ये यहाँ पे है वो ऊपर वाला एरिया जो उसको शूट को कवर कर रहा है, प्रोटेक्टिंग लेयर है, वो कोलियोप्टाइल है। और उस कोलियोप्टाइल और यहाँ से स्कूटेलम बोल सकते हैं, यहाँ पे ये जो एरिया है ज़मीन के अंदर वाला जो शूट जैसा एरिया है, उसको हम बोलते हैं मेसोकोटाइल, ठीक है। सो ये कुछ पूरा है वो प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर स्कूटेलम हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट सी का है, वो आ जाता है यहाँ पे, द फॉलोइंग आर सर्टन स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्टेम सेल की रिगार्डिंग स्टेटमेंट है, एंड हमें बताना है करेक्ट स्टेटमेंट, ओके। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑल टाइप ऑफ स्टेम सेल हैव द एबिलिटी टू गिव राइज टू ए कंप्लीट एम्ब्रियो। ये तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट है, बिकॉज जैसे कि मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स भी होती है, वो पूरे एम्ब्रियो को थोड़ी बना सकती है, ठीक है। सो पी नहीं होगा। क्यों देखते हैं, मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स, ये आ गया मल्टीपोटेंट स्टेम सेल के बारे में, आर दोज हुज कमिटमेंट इज लिमिटेड, यस लिमिटेड होता है, टू ए रिलेटिवली स्मॉल सबसेट ऑफ ए ऑल पॉसिबल सेल टाइप, ओके। सो हाँ, लिमिटेड होती है फॉर स्मॉल सबसेट, जैसे कि ब्लड फॉर्मेशन जो होती है स्टेम सेल, ओके। सो ये बिल्कुल ही करेक्ट है। और पी नहीं होगा तो ऑप्शन से हम देखेंगे, जहाँ जहाँ पी नहीं होगा वो ऑप्शन हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे दो ऑप्शन तो वैसे भी एलिमिनेट हो जाते हैं, ए एंड डी, ठीक है। एंड क्यों यहाँ पे होगा हमारा, सो यहाँ पे ये क्यों है, सो ये हमारा वैसे ही हमारे पास आंसर आ जाता है बी, ठीक है। फिर भी और स्टेटमेंट हम देख लेते हैं, ठीक है। सो आर क्या कह रहा है, स्टेम सेल नीड्स अलाउ control self renewable and also survival of the cell that leave the niche। सो यहाँ पे है वो जो स्टेम सेल नीश होती है, वो अपनी नीश में जो स्टेम सेल्स होती है ओनली उसके ऊपर ही है वो कंट्रोल करती है, लेकिन जो इस नीश से जो निकल चुकी है स्टेम सेल्स, उसको है वो उस कंट्रोल नहीं करती है, ठीक है। सो सेल्फ रिन्यूएबल को तो कंट्रोल करती है, यहाँ तक बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये तो बाद में आगे है वो गलत हो जाता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, सो प्लूरिपोटेंसी ऑफ द स्टेम सेल इन एन एम्ब्रियो इज एसेंशियली मेंटेन बाय FGF8 नैनोग एंड TGF8 बीटा, सॉरी TGF बीटा। सो यहाँ पे ये ऑप्शन इसलिए इनकरेक्ट होगा बिकॉज यहाँ पे नैनोग तो ठीक है, बट यहाँ पे होता है OCT 4 SOX 2 एंड नैनोग भी आता है, एंड नैनोग एंड यहाँ पे है वो जैसे कि KIF 4 है वो वहाँ पे है वो इन्वॉल्व होते हैं, ओके। सो इसलिए ये इनकरेक्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट ऑप्शन इज एडल्ट सेल में बी reprogrammed to gain pluripotency।
बाय मॉडिफाइंग द फॉलोइंग जीन OCT4 OCT3 या 4 सही है, एंड SOX2 सही है, एंड सी माइस भी होता है, एंड KIF4 भी होता है, ठीक है। सी माइस एंड KIF4 OCT4 एंड SOX2 ये आपको हमको याद रखना है, ठीक है। OCT4 SOX2 सी माइस सी एंड KIF4 ये हमको याद रखना है, जो कि अब प्लूरीपोटेंसी के लिए है, वो हेल्पफुल होते हैं। वापस से रीप्रोग्राम हम कर सकते हैं एडल्ट सेल को भी इन इन जीन के साथ खिलवाड़ करके, ठीक है। तो बिल्कुल ये करेक्ट है, यहाँ पे Q&T ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें, सो विन द फोर ब्लास्टोमियर pair of 8 cell stage tunicate embryo are dissociate, okay, and each form most of the structure it would have formed had it remain in embryo, okay. So however the notochord and nervous system get specified only if differentiate blastomere get the chance to interact, okay. And given below are certain interpretation formulate from the above result, okay. So दो ये जो ऊपर हमें स्टेटमेंट्स दिए हैं उससे है वो कुछ इंटरप्रिटेशन है वो किया है, कंक्लूजन निकाला है रिजल्ट का। सो वो कौन सा अप्रोप्रिएट है, कौन सा गलत है, कौन सा सही है, ठीक है, सही बताना है हमें। So each pair of blastomere forming respective structure indicate देयर ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन, बिल्कुल सही है। देखो क्योंकि देखो यहाँ पे है वो 8 सेल स्टेज है, ठीक है, यहाँ पे ये 8 सेल स्टेज है। अब वो सारी की सारी है वो स्टेम सेल काइंड ऑफ है, और ये है वो एक पूरे एम्ब्रियो को बना रही है, ठीक है, पूरे एम्ब्रियो को, जो भी एम्ब्रियो बनेगा पूरे एम्ब्रियो को है वो बनाएगी, ठीक है। और इनको अगर हम अलग करके एक सेल को ग्रो करके, ये भी है वो काइंड ऑफ वही सेल्स है, वो वही है वो बना रही है काइंड ऑफ एम्ब्रियो जैसी प्रॉपर स्ट्रक्चर। सो वो ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन होता है, ठीक है, ये बिल्कुल ही करेक्ट है, ठीक है। और अगर इसी स्टेज को 8 सेल स्टेज नहीं होता यहाँ पे है वो, मान लो 32 सेल स्टेज होता, मान लो 64 सेल स्टेज होता, तब अगर ये स्टेटमेंट लिखा हुआ होता तो वहाँ पे है वो गलत हो जाता, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, जो सेल है वो स्पेसिफाई हो जाती है, जैसे कि प्रॉपर फेट लेने के लिए वहाँ पे 64 सेल स्टेज है, मान लो 64 सेल स्टेज में ये वाली जो सेल है वो स्पेसिफाई हो जाती है फॉर प्रॉपर देयर फेट। मान लो ये है सोमाइट सेल है, वो बनाने के लिए है वो ये स्पेसिफाई हो गई है। अब इसको अगर हम अलग कर रहे हैं और अलग करके हम इसको कुछ इस प्रकार से इंडक्ट किया कि ये पूरा एम्ब्रियो बना सक रहा है, तो अब यहाँ पे ऑटोनोमस नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ऑटोनोमस का उसका फेट था सोमाइट, तो अब यहाँ पे भी है वो इसको अलग करने के बाद में भी सोमाइट ही बनाना चाहिए, तभी वो ऑटोनोमस होगा। लेकिन अभी तो ये पूरा एम्ब्रियो बना रहा है जबकि बनाना था सोमाइट, ठीक है, तो वहाँ पे वो अलग कंडीशन हो जाती है, वो कंडीशनल स्पेसिफाई हो जाती है। यहाँ पे बिकॉज कम सेल स्टेज है तो यहाँ पे ऑटोनोमस बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पे पी जहाँ जहाँ होगा, यहाँ पे पी है ये भी हो सकता है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यहाँ पे पी है ये भी हो सकता है, ठीक है, आगे देखते हैं। सो यहाँ पे क्यों क्या स्टेटमेंट बोल रहा है, ईच पेयर ऑफ ब्लास्टोमियर फॉर्मिंग रिस्पेक्टिव स्ट्रक्चर इंडिकेट कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। सो यहाँ पे ये नहीं होगा, ये हमने पहले भी देख लिया। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, सर द नोटोकॉर्ड एंड नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट इंडिकेट ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन, जबकि ये बिल्कुल ही उल्टा होगा, ठीक है। वहाँ पे यहाँ पे कंडीशनली क्यों होगा, हम इस स्टेटमेंट को गलत क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑटोनोमस नहीं होगा। कंडीशनली क्यों होगा, बिकॉज यहाँ पे पढ़िए आप, देखो क्या लिखा है, नोटोकॉर्ड एंड नर्वस सिस्टम कब बनता है, जब वो ब्लास्टोमियर इस पे इंटरेक्शन में आते हैं, जब इंटरेक्शन उनके लिए वो ज़रूरी होता है। और जहाँ पे कहीं पे भी इंटरेक्शन ज़रूरी हो जाता है वो है
कंडीशनल स्पेसिफिकेशन है वो होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि यहाँ पे है वो नोटोगोड नर्वस सिस्टम का यहाँ पे कंडीशनली स्पेसिफिकेशन है वो दे दिया है, तो इसलिए ये आंसर हमारा राइट हो जाएगा ये, ठीक है। ऑप्शन सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की अगर हम बात कर लें, so the presence of beta catenin in the nuclei of the blastomere in the dorsal portion of the amphibian embryo is one of the determinants for laying down the dorsal ventral axis. What will be the outcome of expressing a dominant negative form of GSK3 in the ventral cell of the अर्ली एम्ब्रियो? वेंट्रल साइड में हम GSK3 के डोमिनेंट नेगेटिव म्यूटेशन को है वो यहाँ पे है वो अलाउ कर रहे हैं। सो ये देखो नेगेटिव म्यूटेशन है वो भी GSK का। अब देखो बीटा कैटेनिन, जो बीटा कैटेनिन होता है हमारा उसका इनिबिटर होता है, बीटा कैट है वो GSK को इनिबिट करता है और GSK है वो बीटा कैट को इनिबिट करता है, ठीक है। अब हमें पता है कि बीटा कैट है वो डोर्सल साइड में होता है, ठीक है। वो बीटा कैट है वो डोर्सल बनाता है और यहाँ पे वेंट्रल की साइड में है वो बीटा कैट नहीं होता है, नो बीटा कैट, ओके। सो वेंट्रल की साइड में बीटा कैट नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है वहाँ पे GSK है वो एक्सप्रेस होता है। अब यहाँ पे GSK इधर वेंट्रल साइड में है नहीं, सो वहाँ पे क्या होगा, अब बीटा कैट है वो यहाँ पे एक्सप्रेस करने लग जाएगा। बीटा कैट एक्सप्रेस करने लग जाएगा तो क्या होगा, वहाँ की जो वेंट्रल है वो डोर्सल की तरह है वो काम करने लग जाएगी। सो वेंट्रल है वो डोर्सल की तरह काम करने लग जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे जिससे क्या होगा, यहाँ पे एक सेकेंडरी एक्सिस का फॉर्मेशन है वो होगा, क्योंकि प्राइमरी एक्सिस तो वो पहले से ही है वो डोर्सल बन रही थी बीटा कैट, नॉर्मल बीटा कैट की तरफ डोर्सल की साइड में वो तो बन ही रही थी। अब वेंट्रल है वो भी डोर्सल की तरह वो काम करने लग जाएगी, तो सेकेंडरी एक्सिस है वो फॉर्मेशन है वो हो जाएगा। सो ऑप्शन क्या है, फर्स्ट है द डोर्सल सेल विल बी वेंट्रलाइज। सो डोर्सल वेंट्रलाइज कैसे होगा, डोर्सल तो डोर्सल ही रहेगा, वहाँ तो बीटा कैट है ही, ठीक है। सो ये बिल्कुल ही इनकरेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन क्या है, ए सेकेंडरी एक्सिस फॉर्म, यस बी आंसर हो जाएगा। थर्ड क्या है, द प्राइमरी ऑर्गेनाइजर विल नॉट बी फॉर्म। सो प्राइमरी ऑर्गेनाइजर पे अफेक्ट क्या पड़ेगा, वो तो डोर्सल की साइड था, सो वो वहीं रहेगा, ठीक है। और बीटा कैट उसको चाहिए तो वहाँ पे बीटा कैट वगैरह है ही, सो ये भी नहीं होगा। डी क्या है, द एम्ब्रियो विल डेवलप नॉर्मली। यहाँ पे सेकेंडरी एक्सिस फॉर्म हो रहा है, नॉर्मली कैसे हो गया, ठीक है। कितने बज गए क्वेश्चन, यहाँ पे दो इसके बाद में हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे नेक्स्ट है 69 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सटेंसिव मोलिकुलर जेनेटिक्स स्टडी ऑन MIR156 and MIR172 SPL gene and AP2 like gene having held the following function model on the juvenile, adult and reproductive transition in Arabidopsis plant. Okay, so ये plant biology से आ गया काइंड ऑफ। सो जुवेनाइल मीन्स शुरुआती जो स्टेज होती है, इनिशियल जो, ठीक है। सो यहाँ पे है वो ये स्कीमेटिक ये मॉडल है, इससे हमें है वो पता चल जाएगा सब कुछ। सो बेस्ड ऑन द दिस रिजल्ट द फॉलोइंग स्कीमेटिक जो डायग्राम has been proposed to predict the expression kinetics of this genetic factor. Which one of the following combination is most likely to correct? So हमें बताना है ये A है वो क्या है, B है वो कौन सा जीन है, C कौन सा, ठीक है। सो पता लगाते हैं। जैसे देखो यहाँ पे MIR156 है वो SPL को रोक रहा है, जो कि SPL काम कर रहा है एडल्ट फेज को बनाने में, ठीक है। अब एडल्ट फेज को अगर बनाने में काम कर रहा है, सो वो इधर जुवेनाइल जो शुरुआती स्टेज है इधर की साइड में तो ये SPL आएगा नहीं, मतलब
ए एंड बी में से SPL नहीं होना चाहिए। सो ऑप्शन में हम देख लेंगे, जहाँ कहीं भी ए और बी में SPL है वो हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे देखो बी में SPL है, सो ऑप्शन ए तो बिल्कुल ही आंसर नहीं होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे बी में SPL है, ये ऑप्शन सी भी आंसर नहीं होगा। सो यहाँ पे हम ए एंड सी को है वो आंसर हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। अब हमारे पास देखो एलिमिनेशन मेथड से देखो ओनली दो ही ऑप्शन है वो बच जाते हैं, बी या फिर डी, ठीक है। इन दोनों में से ही अब है हमारे पास होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम अब यहाँ पे एक और देखो ये चीज़ समझ में आती है कि SPL जीन है वो मान लो एडल्ट की स्टेज में है, वो एडल्ट की एज में जब प्लांट आ जाता है तब वहाँ पे है मान लो, ठीक है। और वो mRNA को भी साथ ही साथ है वो यहाँ पे इंड्यूस कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है MIR 172 का वन। और अब MIR 172 है वो AP2 लाइक जीन जो है उसको इनहिबिट कर रहा है। इसका मतलब ये AP2 लाइक तो है, वो एडल्ट या फिर फ्लोरिंग रिप्रोडक्टिव स्टेज में तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो इनहिबिट किया जा रहा है उस वाली स्टेज में, ठीक है। सो ये भी है वो इधर की साइड में AP2 तो होगा नहीं, ठीक है, फर्स्ट थिंग। एंड द सेकेंड थिंग इज तो AP2 लाइक जो जीन है वो फ्लोवरिंग को इनहिबिट कर रहा है, बिकॉज AP2 को ये MIR 172 इनहिबिट कर रहा है। सो ये MIR 172 डायरेक्टली इसको एक्टिवेट कर रहा है, बिकॉज अब इसको फ्लोरिंग को अब जो कि इनहिबिट कर रहा था AP2 अब उसको इनहिबिट कर देगा MIR 172। सो ये इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं फ्लोरिंग को एक्टिवेट कर रहा है MIR 172। सो MIR 172 फ्लोरिंग को कर रहा है, इसका मतलब रिप्रोडक्टिव स्टेज में MIR 172 ज़्यादा होगा। सो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव स्टेज में जो कि C ज़्यादा कंसंट्रेशन है, C की ज़्यादा कंसंट्रेशन है, सो C है वो हमारा होगा MIR 172। सो C यहाँ पे B एंड D में ऑप्शन में देखें, सो C में यहाँ पे MIR 172 है, ठीक है। सो ये करेक्ट हमारा हो जाएगा, बिकॉज कंसंट्रेशन यहाँ पे रिप्रोडक्टिव फेज है तो यहाँ पे उसको फ्लोरिंग वाला जो MIR 172 का कंसंट्रेशन हाई होना चाहिए, देन SPL जीन हो जाएगा। सो यहाँ पे D आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे सिंपल था भाई, इसके बारे में तो पढ़ना, अगर हमने पढ़ा नहीं है फिर भी हमने देखो हम आंसर कर सकते हैं इससे क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सो द इंजेक्शन ऑफ नोगिन mRNA इन सेल दैट विल बिकम द फ्यूचर वेंट्रल साइड of the frog embryo mimics the effect of an organizer graft to the ventral side. So this experiment demonstrate that, सो देखो ऑर्गेनाइजर एंड एम्ब्रियो के उस डेवलपमेंट में हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ अपने नोट्स से, वो भी डेवलपमेंटल बायोलॉजी की प्लेलिस्ट है चैनल पे, उसके अंदर है वो सारी वीडियोस है। ये PYQ की अलग सीरीज़ है, ठीक है। सो उस प्लेलिस्ट को आप ज़रूर देख लेना, एक एक टॉपिक इम्पोर्टेंट्स है, सारे टॉपिक के बारे में डिस्कस किया हुआ है। सो जैसे कि वहाँ पे हमने डिस्कस भी किया था ऑर्गेनाइज़र के बारे में, ये यहाँ पे ऑर्गेनाइज़र है उसको बीटा कैट यहाँ पे है वो यहाँ पे इन्वॉल्व कर रहा है, इंड्यूस कर रहा है, ठीक है, जो कि ऑप्शन पार्ट बी में भी था। सो बीटा कैट जो हमने आंसर दिया था वो यहीं से है, ठीक है। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे देखो वेज टी भी आ सकता है इस वाले एग्जाम में, वेज टी के बारे में आ सकता है, ठीक है। सो वेज टी है वो यहाँ पे है वो सोक्स 17 से यहाँ पे डोर्सल यहाँ पे एंडोड्रम को है वो स्पेसिफाई करता है। एंड वेज टी है, देन आगे नोडल यहाँ पे नोडल SMA2XBR एंड वेज 1 से है वो मेसोड्रम को फॉर्मेशन में हेल्प करता है। सो वेज 1 मेसोड्रम को फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हमने बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया हुआ है सारे टॉपिक के बारे में, चाहे वो एम्फीबियन डेवलपमेंट हो, चाहे वो ड्रोसोफिला डेवलपमेंट हो, सी एलिगेंट वल्वा डेवलपमेंट हो, सारे टॉपिक के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था उस वाली प्लेलिस्ट में। डेवलपमेंटल बायोलॉजी की पूरी टोटल प्लेलिस्ट है वहाँ पे। एंड यहाँ पे हमने बात की थी, यहाँ पे ये नोगिन के बारे में भी है, नोगिन कॉर्डिन फोलिस्टीन, यहाँ पे ऑर्गेनाइजर के जीन्स है, ऑर्गेनाइजर हमें पता ही है यहाँ पे है वो
डोर्सल साइड में है वो एक्सप्रेस रहते हैं। बीएमपी जो कि वेंट्रल साइड में एक्सप्रेस रहता है उसको इनहिबिट करता है ये नोगिन, ठीक है। ये भी हमने डिस्कस किया था। सो यहाँ पे अब हम देखें तो अब हम कह क्या रहे हैं कि ये नोगिन जो कि डोर्सल साइड में ऑर्गेनाइजर प्रोमोटर जो जीन था नोगिन, वो एमआरएनए, सो उसको हम एक्सप्रेस करा रहे हैं इन द वेंट्रल साइड, ठीक है। वेंट्रल साइड में ये डोर्सल साइड में नोगिन है वो एक्सप्रेस करता है नॉर्मली। अब अगर इसको वेंट्रल साइड में एक्सप्रेस हम करा देंगे सो क्या होगा वो हम देखते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन फर्स्ट है कि नोगिन इज ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, सो वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर नहीं है, ठीक है। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होगा, कोई एमआरएनए से एक प्रोटीन बनेगा, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, जो कि वैसे इनहिबिट करेगा बीएमपी को, ठीक है, BMP4 को इनहिबिट करेगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट ऑप्शन इज नोगिन इंड्यूस अ वेंट्रल फैट, ठीक है। नोगिन वेंट्रल फैट कैसे इंड्यूस करेगा भाई? नोगिन तो यहाँ पे डोर्सल फैट है, डोर्सल का फैट है, डोर्सल की साइड में नोगिन एक्सप्रेस होता है, सो वो वेंट्रल फैट को कैसे करेगा? ये तो एकदम से ही गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन तो बचेंगे दो ही, आर एंड एस ही बचेंगे। सो ये यहाँ पे आर एंड एस है वो आंसर है, वो हो जाएगा, ठीक है। एंड फिर भी जो बचे हुए ऑप्शन की अगर हम बात करें, सो जैसे कि आर है वो नोगिन इज इन्वॉल्व इन ऑर्गेनाइजर फेट, सो ऑर्गेनाइजर फेट में इन्वॉल्व होता है, हमने देखा भी। नोगिन इज रिक्वायर्ड टू इंड्यूस ए सेकेंडरी एक्सिस, क्योंकि डोर्सल साइड में तो नोगिन एक्सप्रेस कर ही रहा है, प्राइमरी एक्सिस तो वही होगी। अब हम वेंट्रल साइड में भी इसको एक्सप्रेस करा रहे हैं तो वहाँ पे भी काइंड ऑफ डोर्सल है वो उसकी कुछ स्ट्रक्चर बनेगी, सो वहाँ पे भी सेकेंडरी एक्सिस है वो बनेगी, ठीक है। सो यहाँ पे हमने बात की, आर एंड एस ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो एंटीनापीडिया ANT जो जीन जो ड्रोसोफिला डेवलपमेंट में होता है शायद से, उसके बारे में डिस्कस होगा। एंटीनापीडिया कॉम्प्लेक्स इन ड्रोसोफिला कंटेन 5 जीन, लेबाइयम, प्रोसोपीडिया, डिफरेंशिएट एंड SCR एंड एंटीनापीडिया। ये यहाँ पे इनके बारे में डिटेल में भी डिस्कस करेंगे हम, डोंट वेरी। सो ये 5 है वो जीन है जो कि ड्रोसोफिला वहाँ पे है वो एक्सप्रेस होते हैं। दे एक्सप्रेस इन पैरा सेगमेंट्स, एंटीनापीडिया एक्सप्रेशन corresponding to the part of second thoracic segment, okay, T2, and a mutation in antennapedia is known to cause transformation of antenna to a leg-like structure, okay. So below are certain statement made in respect to the function of antennapedia. So antennapedia का function क्या है वो है। तो देखो इसके बारे में भी देखो हमने कितना डिटेल में है वो डिस्कस किया हुआ है। सो इसकी भी उसी प्लेलिस्ट में डेवलपमेंटल बायोलॉजी की CSIR नेट की प्लेलिस्ट है चैनल पर, पूरा डेवलपमेंटल बायोलॉजी के बारे में डिटेल में हमने डिस्कस किया था उस प्लेलिस्ट में। सो चलो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग देखते हैं हम। देखो ये हमने बात की, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो लेबाइयल प्रोसोसपीडिया एंड डिफॉर्म्ड एंड SCRNA सेक्स कॉम रिड्यूस्ड एंड एंटीनापीडिया, यहाँ पे है वो 5 जीन दे रखे हैं। बाद में भी होता है अल्ट्राबाइथोरेक्स एंड देन आगे भी है वो सेगमेंट होते हैं, लेकिन इतने सेगमेंट की हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन में। सो यहाँ पे है वो हम बात कर रहे हैं एंटीनापीडिया जो कि T2 में एक्सप्रेस होता है। देखो हमने नोट्स में भी बात की थी उस टाइम, T2 में यहाँ पे एंटीनापीडिया है वो एक्सप्रेस होता है, ये आप देख सकते हो, ये रहा एंटीनापीडिया, ठीक है। अब एंटीनापीडिया T2 में इसका नॉर्मली यहाँ पे फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे है वो T2 का, यहाँ पे 1 लेग एंड 1 पेयर ऑफ विंग है वो बनता है T2 में। लेकिन बिकॉज हम बात कर रहे हैं कि T2 अगर एंटीनापीडिया अगर म्यूटेंट हो गया तो वहाँ पे है वो हमें हेड पे है वो एंटीना की हेड पे है वो लेग लाइक स्ट्रक्चर है वो बनती है। सो इससे हमें पता क्या लगता है, यहाँ पे देखो एंटीनापीडिया अगर म्यूटेंट हो गया, देखो यहाँ पे बता भी रखा है एंटीनापीडिया कर क्या रहा है,
वो एंटीना को सब रिप्रेस कर रहा है, यहाँ पे T2 में एक्सप्रेस होने से रोक रहा है, ठीक है। यहाँ पे एंटीना पीडिया कर क्या रहा है, एंटीना पीडिया जो कि T2 में एक्सप्रेस हो रहा है वो T2 सेगमेंट में एंटीना को एक्सप्रेस करने से रोक रहा है, ठीक है। T2 सेगमेंट में एंटीना को एक्सप्रेस होने से रोक रहा है ना। और देखो म्यूटेशन, अगर एंटीना पीडिया में अगर म्यूटेशन हो गया, अगर एंटीना पीडिया में अगर म्यूटेशन हो गया तो क्या होगा, T2 में एंटीना पीडिया में अगर म्यूटेशन हो गया तो वो क्या होगा, अब हेड पर है वो एंटीना पीडिया एक्सप्रेस होगा और हेड पर है वो एंटीना को रोकेगा। हेड पर अब एंटीना को रोक देगा, एंटीना बनने को रोकेगा, तो क्या होगा, हेड पर है वो लेग लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। हेड पर है वो लेग लाइक स्ट्रक्चर, वो ऐसे भी है, वो आता है कि एंटीना पीडिया को अगर T2 में म्यूटेशन कर दिया जाएगा तो क्या होगा, सो हेड पर है वो एंटीना को है वो सप्रेस कर दिया जाएगा, सॉरी रिप्रेस, वो बनने से रोक दिया जाएगा एंड लेग लाइक स्ट्रक्चर हेड पर देखने को मिलेगी, ठीक है। सो नाउ अगर हम ऑप्शंस की बात करें, सो ऑप्शंस क्या है, सो हमें बताना है, सो विच कॉम्बिनेशन अबाउट स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ एंटीना पीडिया। सो एंटीना पीडिया का फंक्शन हमें है वो बताना है, ठीक है। सो फर्स्ट हम देखते हैं, सो इन द अबाउट डिस्क्राइब एंटीना पीडिया म्यूटेशन द जीन एक्टोपिकली एक्सप्रेस इन द हेड रीजन, ठीक है। सो यहाँ पे हेड रीजन में एक्सप्रेस होगा बिकॉज T2 में अगर है वो म्यूटेशन अगर हो गया सो वो हेड रीजन में बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन इज, यहाँ पे हम देख लेंगे कि P जहाँ जहाँ भी है वो ऑप्शन होगा करेक्ट, ठीक है। एंड नेक्स्ट ऑप्शन इज, वन ऑफ द फंक्शन ऑफ एंटीना पीडिया इज टू रिप्रेस जीन दैट इंड्यूस एंटीना डेवलपमेंट, ठीक है। सो ये भी हमने देखा था, जो एंटीना पीडिया है, जो एंटीना जो पीडिया जो जीन है वो एंटीना को रिप्रेस कर रहा है, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट भी हमारा वो करेक्ट है, ठीक है। सो यहाँ पे पी क्यू इसमें भी है, पी क्यू इसमें भी है। सो नेक्स्ट ऑप्शन देखना पड़ेगा हमें, एंटीना पीडिया एक्सप्रेस इन थोरेसिक एंड फॉर्म ए concentration gradient in the posterior anterior direction thus affecting head development। सो मान लो हमने वो, वैसे तो देखो एंटीना पीडिया की कंसंट्रेशन वहाँ पे हेड पे है वो कुछ ज़्यादा वैसे नॉर्मली कंडीशन में अफेक्ट नहीं करती, फिर भी मान लो इस स्टेटमेंट के बारे में हमें ज़्यादा कुछ नहीं पता है तो एक बार इसको होल्ड पे रख दो, ठीक है। होल्ड पे रखो एंड देन चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट से, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या है, ए होमोलोगस रेसेसिव म्यूटेशन ऑफ एंटीना पीडिया। यहाँ पे एंटीना पीडिया को अगर हमने म्यूटेशन कर दिया गया तो हमने देखा भी था क्या होगा, सो इज expected to transform the leg to antenna in the second thoracic segment। अब देखो T2 सेगमेंट की बात कर रहे हैं हम, T2 सेगमेंट में एंटीना ना बने इसको रोकता है एंटीना पीडिया। अब एंटीना पीडिया अब नेगेटिव है, एंटीना पीडिया है ही नहीं, तो अब एंटीना को फॉर्मेशन को कोई रोकेगा नहीं, तो अब T2 सेगमेंट में भी हमें एंटीना लेग की जगह एंटीना का है वो फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगा T2 सेगमेंट में। सो ये बिल्कुल भी करेक्ट है, बिल्कुल ही करेक्ट है, क्योंकि हमारे ये कंसेप्ट के थ्रू बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है ये स्टेटमेंट। सो P Q एंड S यहाँ पे हमारा पास आंसर आ जाएगा D, ठीक है। सो इतना ही था इस वाली वीडियो में, सारे क्वेश्चन है वो हो गए हैं पार्ट बी एंड पार्ट सी विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ एवरी टॉपिक। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने क्लासमेट, अपने CSIR एस्पायरेंट्स दोस्त के साथ में, अगर आप कर सको तो, वैसे करोगे तो नहीं शेयर मुझे पता है, फिर भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और उस डेव बायो की प्लेलिस्ट को ज़रूर देखना। अगर इस बार तो एग्ज़ाम है वो नज़दीक आ गए हैं, एग्ज़ाम के बाद में अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये वो प्लेलिस्ट देखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। ओके, बाय बाय।